हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गीगर मुller काउंटर। सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो शुरू करते हैं गीगर मुller काउंटर। गीगर मुller काउंटर एक गैस फील्ड डिटेक्टर है जो कि गीगर मुller रीजन में काम करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गीगर मुller काउंटर। इसमें जो गीगर मुller काउंटर में आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज अपने को मिलती है वो फर्स्ट आयनाइजेशन पर डिपेंड नहीं करती। मतलब जो अपने रेडिएशन चैम्बर में एंटर कराएंगे वो कितने नंबर ऑफ आयन पेयर्स प्रोड्यूस कर रही है उस पर डिपेंड नहीं करती आउटपुट वोल्टेज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गीगर मुller काउंटर। गीगर मुller काउंटर में क्या आता है कि एक कॉपर की एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जो कि कैथोड का काम करती है और उसके बीच में एक थिन वायर होती है जो एनोड का काम करती है। टंगस्टन की होती है ये ट्यूब होती है कैथोड की। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो कैथोड ट्यूब होती है वो कैथोड ट्यूब ना लेकर ग्लास ट्यूब ली जाती है। अब मैंने जो डायग्राम बनाया है वो ग्लास ट्यूब वाला बनाया है। एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब है जिसके मिड में एक थिन मेटेलिक वायर लगी हुई है जो एनोड का काम करेगी। जो ग्लास ट्यूब है उसके अंदर वाली साइड में इंटीरियर सरफेस में कॉपर की पतली लेयर को कोडेट कर दिया जाता है। मतलब ग्लास ट्यूब है उसके अंदर वाली साइड में कॉपर या सिल्वर की परत को कोडेट कर दिया जाता है। और ये जो ताकि इसके जिसके आर के थ्रू जब अपने इसको प्लस से जोड़ें तो ये एनोड का काम करे और जो वॉल्स ऑफ ट्यूब है वो क्या नाम कैथोड का काम करे। मतलब ग्लास ट्यूब है उसके अंदर वाली साइड मेटल की एक लेयर बनाई जाती है। कुछ बुक्स में क्या है इस तरह की स्ट्रक्चर भी देखी जाती है। मतलब ये बाहर वाली ग्लास ट्यूब है, बीच में कॉपर की ट्यूब है और बिल्कुल बीच में वो थिन मेटलिक वायर है टंगस्टन की। चलो स्ट्रक्चर जो भी हो, सीधी सी बात है कि कॉपर की एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, बीच में थिन वायर है और जो ये ट्यूब है कॉपर की उसके अंदर में 90% आर्गन प्लस 10% क्वेंचिंग एजेंट का मिश्रण भरा जाता है। क्वेंचिंग एजेंट क्या आता है? मेनली एथिल अल्कोहल को क्वेंचिंग एथाइल अल्कोहल को क्वेंचिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। क्या है क्वेंचिंग एजेंट, क्यों इसको यूज़ किया, ये अपने जब इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तब पता लगेगा। सो इसकी स्ट्रक्चर सिंपल है। कैथोड सिलेंड्रिकल कैथोड ट्यूब है, उसके बिल्कुल मिड में थिन मेटलिक वायर है तथा इसके बीच में 90% ऑर्गन गैस भरी हुई है, 10% क्वेंचिंग एजेंट भरा हुआ है। और इसको आर के थ्रू अपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये कैथोड का काम करती है और ये एनोड का काम करती है। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 800 वोल्ट से 2000 वोल्ट यानी काफ़ी हाई रखी जाती है ताकि जो गैस फील्ड डिटेक्टर है वो गीगर मुller रीजन में काम करे। अब क्या होता है, क्या है इसकी वर्किंग? अपने जैसे ही रेडिएशन को चैम्बर के अंदर में मतलब ट्यूब के अंदर में एंटर कराते हैं तो वो गैस का आयनाइजेशन कर देती है। आयनाइजेशन मतलब प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन्स में तोड़ देती है। जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड की तरफ और जो नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव कैथोड यानी एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि अपने देखा पिछली वीडियो जो प्रोपोर्शनल काउंटर वाली थी उसमें अपने देखा कि जो एनोड है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, ठीक है, इस बात को हम यूज़ करेंगे। दोबारा से वहीं पे आते हैं कि जैसे ही रेडिएशन अंदर का आयनाइजेशन प्रोड्यूस किया, प्लस माइनस आयन बने, प्लस आयन कैथोड की तरफ और माइनस आयन एनोड की तरफ जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसके कारण क्या है जो आयंस हैं उन वो एक्सेलरेट हो गए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड से और वो ज़्यादा एक्सेलरेट होने के बाद उनके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। वो गैस मॉलिक्यूल के साथ जब टकराएंगे उनकी कोलिजन होगी तो वो फर्दर सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर देंगे। मतलब आगे गैस मॉलिक्यूल्स को और आयनाइज्ड कर देंगे इस तरह से। और जो सेकेंडरी आयनाइजेशन से फिर पॉजिटिव नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे, वो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होने के कारण एक्सेलरेट होंगे, फिर वो गैस मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे तो वो तीसरा आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह से आयनाइजेशन आगे से आगे होता रहता है। गैस मल्टीप्लिकेशन का इफेक्ट इसमें शुरू हो जाता है। इस इफेक्ट को एवलांच भी कहते हैं।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एनोड के पास बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण एनोड के पास वाले आयंस ज़्यादा एक्सेलरेट होते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे सारा एवलांच इस पतली तार पर फैल जाता है। मतलब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आयनाइजेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी एनोड पर पहुंच जाते हैं। आयंस क्योंकि भारी होते हैं, उनको कैथोड में पहुंचने पर टाइम लगता है। एवलांच पूरी की पूरी एनोड पर फैल जाता है बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही क्विकली इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण आउटपुट में अपने को बहुत ही हाई पल्स मिलती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने क्या माना कि पहले आयनाइन जैसे ही हमने रेडिएशन अंदर एंटर कराई, जैसे ही रेडिएशन अंदर एंटर कराई, उसने क्या किया, इसके पाथ में आने वाले 10 एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को आयनाइज्ड कर दिया। वो 10 एटम और मॉलिक्यूल्स प्लस माइनस में आयंस में टूट गए। वो फिर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण, हाई वोल्टेज डिफरेंस होने के कारण एनोड और कैथोड के बीच आगे एक्सेलरेट होंगे। वो आगे गैस मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे, फर्दर आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे। आयनाइजेशन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एनोड के पास ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन इसके पास ज़्यादा होगा, जिसके कारण एवलांच पूरी की पूरी एनोड पर फैल जाएगा, और आउटपुट है मतलब एवलांच पूरी की पूरी एनोड पर फैल जाएगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही हाई नंबर में आयंस पेयर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, और अपने को आउटपुट में वेरी हाई पल्स मिलेगी। क्योंकि अब मैंने कहा था कि 10 आयन पेयर्स इंसिडेंटली प्राइमरी आयनाइजेशन से प्रोड्यूस हुए हैं। मान लो 10 ना होकर 9 भी होते, तो 9 आयन पेयर्स के कारण जो सेकेंडरी आयनाइजेशन होता है, फिर उसके बाद आयनाइजेशन लगातार होता है। एंड क्योंकि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण एवलांच पूरी की पूरी एनोड पे बहुत जल्दी फैल जाता है। 9 हो चाहे 10 हो चाहे 12 हो, हमें अपने को पल्स है वो आउटपुट में बहुत बड़ी ही मिलनी है, क्योंकि बहुत ही क्विकली आयनाइजेशन होगा। बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण आयंस चाहे प्राइमरी आयनाइजेशन से चाहे 8 प्रोड्यूस हुए हैं, चाहे 10 हुए हैं, चाहे 12 हुए हैं, उन्होंने फर्दर आयनाइजेशन बहुत ही क्विकली प्रोड्यूस करना है ड्यू टू वेरी हाई वोल्टेज, और एवलांच पूरी की पूरी एनोड पर फैल जाना है। इस कारण गिगर मुller काउंटर में जो करंट की वैल्यू है, जो वो प्राइमरी आयनाइजेशन पर डिपेंड नहीं करती है। प्राइमरी आयनाइजेशन मतलब जो रेडिएशन एंटर करने पर पहली बार कितने नंबर ऑफ आयन पेयर्स प्रोड्यूस हुए थे उस पर डिपेंड नहीं करती हैं, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन में ही इतनी काबिलियत होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा आयन पेयर प्रोड्यूस कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा। सो अपने ये बात ही नहीं करते हैं कि प्राइमरी आयनाइजेशन में एक आयन पेयर प्रोड्यूस हुआ कि 10 हुए, क्योंकि एक आयन पेयर में ही इतनी काबिलियत होती है, इतना एक्सेलरेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 800 से 2000 वोल्ट बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है। सिर्फ एक आयन पेयर प्रोड्यूस करने पर ही वो सेकेंडरी तीसरा चौथा फर्दर बहुत ही क्विकली आयनाइजेशन प्रोड्यूस करता है एनोड के पास में, और पूरा एवलांच नोड पर फैल जाता है। ये था इसका प्रिंसिपल। अब इसका क्वेंचिंग प्रोसेस, क्यों क्वेंचिंग एजेंट को यूज़ किया है, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।